आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा कूलिंग सिस्टम। तो हम सर्वप्रथम इस बात का ज्ञान करेंगे कि एक इंजन प्रणाली में कूलिंग सिस्टम या शीतलन प्रणाली क्यों आवश्यक होती है। अब हम सभी जानते हैं कि अगर थ्योरेटिकल रूप से देखा जाए तो जब हमारा एक इंजन वर्किंग कंडीशन में होता है तो इसके प्रत्येक स्ट्रोक में, जैसे हमने पहले पढ़ा, सक्शन 2 नंबर, कंप्रेशन और 3 नंबर, पावर और 4 नंबर, एग्जॉस्ट। तो जो हमारा 3 नंबर स्ट्रोक होता है पावर, तो इसमें हमारा जो ये सिलेंडर होता है, सिलेंडर में उच्च ताप की दग्ध गैसें पैदा होती है। तो हमें पता है कि ये उच्च ताप तकरीबन 1500 डिग्री से 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। इस बात से हम सभी अवगत रहते हैं कि यह तापमान किसी भी धातु को पिघलाने में सामर्थ्य रखता है। अगर यह तापमान नियत बना रहे तो हमारा सिलेंडर, पिस्टन या इसके जो अन्य पार्ट जैसे वाल्व्स, हेड, सभी आपस में मेल्टिंग या चिपक जाएंगे। इससे बचने के लिए हम एक सिस्टम अपनाते हैं जिसे हम कहते हैं कूलिंग सिस्टम, जिसे हिंदी में कहा जाता है शीतनल प्रणाली। अब शीतनल प्रणाली का आशय यह है कि हमें जो ऊष्मा वहाँ पैदा हुई, उस ऊष्मा को हमें कहीं ना कहीं उसको स्थानांतरित करना है, या जो कार्यकारी तापक्रम था उसे इंजन के कार्यकारी तापक्रम तक लेके आना, ताकि सभी पार्ट्स आपस में चिपके नहीं। तो इस तरह से हम देखेंगे तो इस प्रणाली को हम 2 भागों में बांटेंगे। नंबर 1, एयर कूल्ड, और नंबर 2, वाटर कूल्ड। मतलब कि एयर से जो हवा से ठंडे होने वाले और वाटर जो पानी से ठंडे होने वाले। अब सबसे पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि ये चीज़ें हमें आवश्यक क्यों होती है। इन चीज़ों को समझने से पहले हमें कुछ मुख्य बिंदु या टेक्निकल टर्म्स जिसे या टर्मिनोलॉजी जिसे बोला जाता है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले आता है बॉइलिंग पॉइंट, जिसे अपने बोला जाता है क्वथनांक बिंदु। तो हमने ये नाम अपनी साइंस की बुक्स में पढ़ा है कि जब किसी द्रव पर कोई ताप दिया जाता है तो वह गैस में बदलने लगता है, और जो उसे गैस में बदलने की अवस्था होती है उसी अवस्था को हम उसका क्वथनांक या बॉइलिंग, मतलब कि जब वो उबलने लगता है तो उस अवस्था को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। जैसे हम जानते हैं कि पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री माना जाता है, कि 100 डिग्री का तापमान हो जाने के बाद पानी उबलने लगता है। इसी तरह ही आता है एक दूसरी टर्म, ये थी 1 नंबर, ये 2, इसे पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर। इसको बोलेंगे हिंदी में ऊष्मा स्थानांतरण। इसकी भाषा से स्पष्ट होता है
कि जो ऊष्मा है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरह से स्थानांतरित किया जा सकता है। तो हमें पता है, जब हम इंजन में अभी बात कर रहे थे कि इंजन का तापमान बढ़ता है, हमें घटाने के लिए कूलिंग सिस्टम अपनाते हैं, जैसे एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। तो हमें यही टॉपिक हमने पढ़ा साइंस में, जिसमें हमने ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां पढ़ी थी। 1 नंबर कंडक्शन, 2 नंबर कन्वेक्शन, 3 नंबर रेडिएशन, अर्थात चालन, संवहन और विकिरण। इन तीनों के बारे में आपको भी पता होगा, पर समझना उचित रहेगा कि सबसे पहले अगर हम देखें चालन, तो साइंस का आपका टॉपिक है, इसमें देखा जाए तो ये आपको WC के सेकंड पार्ट में मिल जाएगा। ये ज़्यादातर ठोस में होता है। जैसे हम किसी एक रोड को लिया, इस रोड के जब हम एक सिरे को गर्म करते हैं तो यहाँ से ये एक टाइम ऐसा आता है कि इसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। किस कारण से? यहाँ इस पहले कण ने ऊष्मा ली, इस से ऊष्मा चलती हुई इस कण को मिली, इस कण को मिली, इस तरह से मिलती हुई ऊष्मा छड़ के दूसरे सिरे को भी गर्म कर देती है। तो ये प्राय ठोस पदार्थों में होता है। संवहन का लिया जाए तो हम इसमें देखेंगे कि हमने किसी एक पात्र में द्रव भरा, जैसे घर में गैस चूल्हे पर पानी गर्म करते हैं, इसको एक बर्नर पे रखा, तो हमने देखा कि इसमें पानी जैसे जैसे गर्म होता है तो छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में ऊपर उठने लगता है। कारण ये होता है कि जो गर्म पानी होता है वो हल्का होता है। तो जैसे इस कण ने ऊष्मा ली, यहाँ से अपने स्थान छोड़ करके कण ऊपर चला गया और इसका स्थान ठंडे पानी का जो कण था वो भारी था, इसने ले लिया। इस तरह से ऊष्मा संवहनित होकर अपने स्थान से दूसरे स्थान पर हटते जाते हैं। अंतिम आता है विकिरण। विकिरण का सबको विदित है कि ये जैसे सूरज के द्वारा जो किरणें आती है, बिना माध्यम को गर्म किए पृथ्वी के धरातल को गर्म कर देती है। तो बात रही कि ये इन तीनों का हमारे इस टॉपिक में क्या कार्य रहा। इसको देखें तो यहाँ हमारे एक संवहन ही कार्य में आती है। कैसे? जैसे हम सभी जानते हैं, ठीक है, मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं कि हम सभी मानते हैं कि हमारे पास एक रेडिएटर होता है। रेडिएटर के 2 प्रकार होते हैं, कोई भी एक प्रकार मान लेते हैं। ये इसका अपर टैंक, ये लोअर टैंक। तो इसमें जो पानी संवहनित होता है, संवहनित मतलब कि ये जो पानी ठंडा होता है वो नीचे चला जाता है, गर्म पानी होता है तो ऊपर का पानी जैसे ही नलियों के संपर्क में आता है और एयर जब इसके साथ टकराती है तो ये ऊष्मा को लेकर बाहर निष्कासित कर देता है और हमारा ठंडा पानी नीचे की ओर लोअर टैंक में चला जाता है। और लोअर टैंक का संबंध हमारे इंजन के सिलेंडर से होता है। हम इसमें अभी आगे बढ़ना चाहेंगे कि हमारी जो 2 प्रकार की प्रणालियां हैं वो कैसे कार्य करेगी। ठीक है, मेरे पास ब्लैक बोर्ड की सुविधा नहीं है, इस कारण मैं ये जितना कार्य है वो आपको एक रजिस्टर के माध्यम से करवा रहा हूँ। अगर किसी को पसंद आए तो लाइक करना। देखो, अब देखते हैं सबसे पहले एयर कूलिंग सिस्टम। इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, वही जो हमने पहले बनाया कक्षाओं में कि एक हमें क्या बनाना पड़ेगा, सिलेंडर। सिलेंडर में यहाँ हम एक चीज़, यहाँ फिन्स अलग अलग प्रकार की हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है, तो हम ये इसको डायरेक्ट बना लेते हैं इस तरह से।
इस तरह से हमने फिन्स को बना लिया। अब सबसे पहले मुख्य बात ये होती है कि यहाँ अगर देखने में बात आए तो यहाँ का फिन्स का जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो काफ़ी बड़ा हुआ है, और यहाँ देखा जाए तो इसका कॉन्टैक्ट एरिया है वो काफ़ी कम है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ इसका कारण क्या है। हम ये मानते हैं कि जब पिस्टन टॉप पे होता है, जिसे अपने बोलते हैं TDC, तो इसी टाइम में यहाँ ब्लास्ट होता है। तो कौन सा स्ट्रोक होता है? फायरिंग। फायरिंग स्ट्रोक में जब ऊष्मा पैदा होती है तो सबसे ज़्यादा तापमान इस भाग में रहता है। अगर इस भाग में तापमान ज़्यादा रहेगा तो ये भाग ज़्यादा ऊष्मा स्थानांतरित कर सके, इसलिए इस भाग को ज़्यादा फिन्स लंबे बनाए जाते हैं। जैसे जैसे पिस्टन यहाँ से विस्थापित होकर अपने इस पोजीशन पे आ जाता है, तो सबसे पहले तो ये एरिया जो था, कंप्रेशन था, वो घट करके इस एरिया में बदल गया, तो तापमान लॉस हो गया। दूसरा, यहाँ से ऊष्मा स्थानांतरण मैक्सिमम थी जो वहाँ होने लगी, फिर धीरे धीरे करके ऊष्मा स्थानांतरित होती है, यहाँ आके तापमान काफ़ी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इसके पार्ट्स फैलने का व्यय कम रहता है। इसलिए इन पंखुड़ियों का नीचे फैला होता है, कम रखा जाता है। इनका मुख्य जो कारण होता है लगाने का वो यही रहता है कि सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। अब अगर फिन्स की शेप ली जाए तो सबसे पहले हम फिन्स को इस शेप में भी बना लेते हैं। ऐसे आकार में भी आपने फिन्स देखी होगी, ये आकार में भी फिन्स देखी होगी आपने। ये देखो आप रेक्टेंगल, टेपाजोडिल, और ये आपकी रेक्टेंगल और कॉनकेव पैराबोलिक, जो अपने इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको अपने लिखेंगे ट्राइंगल, कॉन्वेक्स, पैराबोलिक, ये है ट्रेपीजोडिल, और ये है रेक्टेंगल, और अंतिम में आती है आपकी कॉनकेव पैराबोलिक। तो ये हमारे रहेंगे फिन्स के प्रकार अलग अलग। अब इसके सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्य कैसे करेगा। हमने एक डायग्राम बनाया कि जैसे इसको फ्रंट एक्शन लिया जाए तो जैसे हवा इससे टकराएगी तो ये बाहर की ऊष्मा इस एरिया में बढ़ जाएगी, तो हवा इसके संपर्क में आने से ये इसको ठंडा करती रहेगी। तो सबसे पहले हम इसके कुछ लाभ देखें कि सबसे पहले लाभों की गणना की जाए तो हम देखेंगे कि इसमें पानी जमने की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि इसमें पानी होता है नहीं, जमेगा नहीं। इनका मेंटेनेंस या रख रखाव जिसे अपने कहते हैं वो कम होता है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लगाना, बाहर के फिन्स लगाने हैं, कोई वाटर पंप, रेडिएटर, थर्मोस्टेट वाला होज पाइप वगैरह हमें कुछ नहीं लगाना, नहीं वाटर लेवल वगैरह चेक करना है। इंजन के बाहर में वाटर पंप, रेडिएटर, फैन आदि के अतिरिक्त भार अधिक रहता है और इसमें कम रहेगा। सिलेंडर की ढलाई सरलता से की जा सकती है। क्यों? इसका कारण ये होगा क्योंकि जिसमें हमें पानी के लिए गैलरीज बनानी पड़ती है, अलग अलग रास्ते बनाने पड़ते हैं, और जो एयर कूल्ड होगा उसमें हमें कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। यहाँ आपने देख सकते हैं स्पष्ट से इंजन शीघ्र से अपने सामान्य तापक्रम पर आ जाता है। वैसे हमें थर्मोस्टेट वाल्व लगा के पानी को रोक करके और इंजन को सामान्य तापक्रम पर लाया जाता है। सिलेंडर के फिन्स टूट जाने पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर किसी कारणवश हमारे सिलेंडर का कोई फिन्स टूट जाए, एक या दो या अधिक, तो भी हमारा इंजन ठंडा होता रहेगा। बट अगर हमारे पास वाटर कूल्ड हो, उसका फैन बेल्ट टूट जाए, होज पाइप टूट जाए, वाटर लेवल कम हो जाए, थर्मोस्टेट वाल्व खराब हो जाए, तो किसी भी कंडीशन में हमारा इंजन ओवरहीट होकर के हमारा इंजन किसी भी बड़ी दुर्घटना का कारण हो सकता है। आगे ड्रॉबैक्स देखें, जिसे कमियां कहेंगे। ये इंजन शोर अधिक करते हैं,
इन इंजनों की एफिशिएंसी, जिसे अपने दक्षता बोला जाता है, कम होती है। बड़े इंजनों में बड़े फिन्स बनाए जाते हैं। ईंधन धीरे धीरे ठंडे होते हैं क्योंकि इनमें कोई ठंडे करने का अलग से कोई प्रकार नहीं होता। धन्यवाद। कल चलेंगे इसी में वाटर कूल्ड। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे को कॉल करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर ऑल ट्रेनिंग्स।